पिछले वाले क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके थे। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन का टोटल 6 केस था और कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन का टोटल केस 2 था, है ना। चलो उसमें कोई डाउट किसी को। और हमने कहा था कि वो जब आप बनाएंगे तो स्केल, कॉम्पास, इरेजर के थ्रू बनाएंगे, पेंसिल के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि यदि गलती हो तो आप उसको मिटा के सुधार भी सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि उसमें कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे आज। ठीक है, चलिए जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, आपने पढ़ा था जब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव मिरर में। उसके बाद फिर आपने उसका साइन कन्वेंशन भी पढ़ा था। उसके बाद फिर आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद फिर आपने मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़ा था। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लेंस में इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का देख चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन का बात करेंगे, सॉरी साइन कन्वेंशन का बात करेंगे पहला, दूसरा लेंस फॉर्मूला का बात करेंगे और तीसरा मैग्निफिकेशन किसका, लेंस का। ये हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस, यानी कि जिस प्रकार से हम लोगों का साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर में था उसी प्रकार से साइन कन्वेंशन हमारा यहाँ पे लेंस में भी है। ठीक है, और यहाँ पे लेंस के अंदर जो साइन कन्वेंशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है, जरा सा भी नहीं। जो आपने साइन कन्वेंशन मिरर में पढ़ा स्फेरिकल मिरर में, वही सेम टू सेम साइन कन्वेंशन हमारा लेंस में भी अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया, याद कीजिए हमने आपको बताया था, चलो दोबारा बताते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। साइन कन्वेंशन हमने आपको स्फेरिकल मिरर में कुछ इस प्रकार से बताया था, यदि आप याद कर पाए तो। इस प्रकार का कुछ सिस्टम हमने आपको बताया था, आप कॉपी पलट के देखेंगे तो आपको कॉपी में ये मिल जाएगा। ये हमारा ओरिजिन था O, ये हमारा X, X डैश, Y और Y डैश, है ना। यही चीज था हमारा साइन कन्वेंशन, याद कीजिए। और हमने कहा था कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर इमेज इस वाले एक्स एक्सिस पे रहता है वो कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर इमेज इस वाले एक्स एक्सिस पर रहता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, एज सिंपल एज इंटीजर्स, इंटीजर्स की तरह ही तो है ये। क्या इधर रहेगा, जीरो के राइट साइड में रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट साइड में रहेगा तो नेगेटिव इंटीजर, है ना। उसी प्रकार से और याद कीजिए, ऊपर में हमारा नंबर जो रहेगा, यानी कि ऊपर में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर इमेज यदि मान लीजिए रहता है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यही साइन कन्वेंशन आपने मिरर वाले में भी पढ़ा था, हमने आपको बताया था। और यही सेम टू सेम साइन कन्वेंशन हमारा लेंस में भी अप्लाई होता है। इसके अलावा साइन कन्वेंशन लेंस में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि सर साइन कन्वेंशन मिरर का अलग है लेंस का अलग है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों में सेम रहेगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हालांकि आप लोग उस चीज को जानते हैं। याद कीजिए, हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन हमने बताया आपको। हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को जो है ना इधर रखते थे, वो भी बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखते थे ना, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग, चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोनों में, कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉन्केव में भी। कॉन्केव वाले में तो बेसिकली हमारा लाइट रे पहले वाले केस में कहाँ से आता था, इन्फिनिटी से आता था। और दूसरा वाला कहाँ पे रखते थे हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे। याद कीजिए केस नंबर 2 इधर हम लोग लिखे थे कॉन्केव लेंस का। ठीक है, तो वहां पे कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव में हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखते थे और वो भी कुछ इस प्रकार से खड़ा करके रखते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया ना। तो बताइए, ऑब्जेक्ट का हाइट हमारा ऊपर की ओर है, वाई की ओर है, तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा? आपको लग रहा होगा कि सर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है यहां से लेकर यहां तक, वो रखा हुआ है एक्स एक्सिस नेगेटिव वाले पे, लेकिन यहाँ पे हाइट का जब भी हम बात करेंगे तो वो केवल और केवल ऊपर या फिर नीचे का बात होगा, एक्स एक्सिस पे बात नहीं होगा, समझेगा ध्यान से। हालांकि ये तो हमारा पॉजिटिव वाला होता है, ये नेगेटिव वाला होता है, ये पॉजिटिव वाला होता है और ये हमारा नेगेटिव वाला होता है, ये आपको मालूम है। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट के हाइट के बारे में बात करेंगे, इमेज के हाइट के बारे में बात करेंगे, तो उस समय पे आपको मालूम ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है वो है बिल्कुल इस नेगेटिव वाले एक्सिस पर, नेगेटिव वाले पे, लेकिन किधर की ओर वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ऊपर की ओर, यानी कि वो वाई की ओर दर्शा रहा है। और वाई की ओर हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
कोई दिक्कत इसमें? उसी प्रकार से मान लीजिए यदि कोई इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, सपोज कीजिए कोई इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो अब आपको लग रहा होगा कि सर इमेज तो हमारा इस वाले एक्सिस पर बन रहा है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो दर्शा किधर की ओर रहा है बताओ? नीचे की ओर, यानी कि माइनस की ओर दर्शा रहा है। तो यहाँ पे इमेज का हाइट हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही एक एक्स्ट्रा चीज हमको बताना था, क्योंकि ये चीज आपको न्यूमेरिकल से मिलेगा, बहुत हद तक मिलेगा। ठीक है, चलिए बस यही चीज था, और इसमें कुछ अलग नहीं है। अच्छा, इसमें ना एक और पॉइंट जो बताया जाता है, जो कि हमने नोट्स में भी लिखा है, हालांकि वो नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको इसे भी पहले से मालूम है। याद कीजिए, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में, मेरे बातों को पहले ध्यान से सुनिए, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमारा हमेशा कैसा होता था? नेगेटिव या पॉजिटिव? कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमारा कैसा होता था? हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव? हमेशा पॉजिटिव होता था। याद कीजिए, आप 1 से लेकर 6 तक के केस को पलट के देखेंगे तो हमेशा उसमें हमने F इज पॉजिटिव लिखा है। 1 से लेकर 6 तक केस में टोटल में पॉजिटिव है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ हमेशा हमारा कैसा था? 2 ही केस था, दोनों में कैसा था? नेगेटिव था। बस यही चीज, और कुछ इसमें मालूम नहीं है। और कोई दिक्कत इसमें? बस यही था हमारा साइन कन्वेंशन। तो लेंस के अंदर जो साइन कन्वेंशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक बार पूरा सा कंक्लूजन समझ लीजिए। लेंस के अंदर जो हम लोग साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, ये वही सेम टू सेम साइन कन्वेंशन होता है जो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था। बस इसमें 2 एक्स्ट्रा चीज क्या आपको याद रखना है? 2 एक्स्ट्रा चीज आपको इसमें ये याद रखना है कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट नेगेटिव वाले एक्सिस पर भी रखा हुआ है, लेकिन वो ऊपर की ओर दर्शा रहा है, यानी कि वाई की ओर यदि दर्शा रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव हो जाएगा। और यदि ये हमारा इमेज नीचे की ओर बन रहा है, हालांकि है वो पॉजिटिव वाले एक्सिस पर, लेकिन उसके बावजूद भी वो नीचे की ओर दिखा रहा है हमारा इमेज, इसका मतलब वो इमेज का हाइट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वो माइनस की ओर दर्शा रहा है। नीचे के मतलब क्या? माइनस की ओर दर्शा रहा है। बस यही चीज आपको साइन कन्वेंशन में याद रखना था, लेंस के अंदर। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए, अब यदि इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब थोड़ा सा हम लोग इसके साइन कन्वेंशन के बाद बात कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला का। लेंस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हमको कोई बताइए, मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा? जल्दी। हाँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बस प्लस के जगह पे हटा के आपको साइन दे देना है माइनस का। बस हो गया लेंस फॉर्मूला हमारा क्रिएट। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बस यही है हमारा लेंस फॉर्मूला। और ऐसा ही सेम टू सेम हमारा मिरर फॉर्मूला भी था, बस यहाँ पे माइनस का जगह पे कैसा साइन था? प्लस का साइन था। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। अच्छा, इसमें अब आपको मालूम है v क्या है, u क्या है और f क्या है। जैसे v हमारा, चलो सबसे पहले u का बात करते हैं। u हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि बात हम लोग किसका कर रहे हैं? लेंस का कर रहे हैं। तो इसमें लेंस में पोल नहीं होता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ऑब्जेक्ट का दूरी ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है, उसी को हम लोग कहते हैं u। ठीक है, और v क्या है हमारा? इमेज का डिस्टेंस। कहां से? कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से इमेज हमारा कितना दूर बन रहा है, वो हम लोग v से डिनोट करते हैं। और f का मतलब आपको मालूम है, फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के बाद आता है हमारा मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन भी इसमें जो है ना सेम टू सेम मिलता जुलता मिरर वाला ही है। चलो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, लेकिन मैग्निफिकेशन किसका? फॉर लेंसेस, यानी कि लेंस का मैग्निफिकेशन। मिरर का मैग्निफिकेशन तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे। चलिए, अब स्फेरिकल मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन था, वही डेफिनेशन हमारा इसमें भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ते थे, जरा बताओ? h'/h कुछ इस प्रकार का था, जरा देखिए तो। m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू माइनस v/u। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था स्फेरिकल
मिरर के अंदर। बस यही चीज हमारा यहाँ पे भी रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते थे वो हम लोग लिखते हैं, मैग्निफिकेशन को हम लोग डिनोट किससे करते थे, स्मॉल m से, बराबर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का इमेज, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और याद कीजिए इमेज के हाइट को हम लोग h डैश से डिनोट करते थे और ऑब्जेक्ट के हाइट को सिंपली h। ठीक है, ये हमारा एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसी के साथ लिख लीजिए जो कि v और u से रिलेटेड है, हालांकि ये भी हमारा है, एक और इसी के अंदर आप लिख लीजिए v बाई यू। देखो तो जरा ध्यान से, m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई यू। क्या कुछ इसी प्रकार का नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है, बस इसमें माइनस का साइन था, इसमें माइनस का साइन नहीं है, बात खत्म। तो याद रखना भी ये फॉर्मूला बड़ा आसान है। इसमें भी आप कैसे याद रखोगे, देखो मिरर में यहाँ पे प्लस होता था, लेंस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मिरर में यहाँ पे माइनस होता था, लेंस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बात खत्म। यही हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के अंदर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए बात खत्म हो गया। और इसका जो डेफिनेशन था बेसिकली, अच्छा मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हमने क्या लिखा था, हमको याद आ रहा है, और याद नहीं भी है तो डेफिनेशन इसका हम जानबूझ के यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं अपने से। क्या कर सकते हैं मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन? इट इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस बात खत्म। यानी कि मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन जो आपने मिरर वाले में लिखा था वही डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी लिखना है, कोई दिक्कत? चलिए हो गया बस। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके अंदर, लेंस के अंदर। अच्छा बेसिकली हमको बताइए मैग्निफिकेशन बताता क्या है, मैग्निफिकेशन क्या बताता है जरा बताइएगा। मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि इमेज के हाइट में और ऑब्जेक्ट के हाइट में कितना डिफरेंस है ना, यदि बड़ा छोटा है तो कितना बड़ा छोटा है, यही हमको बताता है मैग्निफिकेशन। अच्छा मैग्निफिकेशन चूंकि अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा हम आपसे एक सवाल पूछ ले रहे हैं, ठीक है। पहले केस आप ध्यान में लाइए कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का आप केस ध्यान में लाएंगे टोटल 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। और उन 6 केस को नज़र में पहले अपने माइंड के सामने इसको दौड़ाइए। 1 से लेकर 6 तक केस अपने माइंड के सामने आ गया, डायग्राम के साथ, U, V, F, R सब चीज़ों के साथ, ठीक है। चलिए अब आप हमको बताइए कि 1 से लेकर 6 तक के केस में कॉन्वेक्स लेंस में हमारा वो कौन सा केस था जिसमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आएगा, कौन सा केस है बता जरा बताइए। मैग्निफिकेशन का वैल्यू का मतलब 1 आने का मतलब क्या है, जो हाइट इमेज का होगा वही हाइट ऑब्जेक्ट का होगा, केस नंबर 3। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर केस नंबर 3 जो हमारा था उसमें जो हाइट हमारा ऑब्जेक्ट का था वही हाइट हमारा इमेज का था। इट मीन्स चलिए मान लीजिए यदि इमेज का हाइट 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। 5 से 5 आप काट दो, कितना आ गया, 1/1, यानी कि 1 आ गया मैग्निफिकेशन हमारा 1। कोई दिक्कत? अच्छा केस नंबर ये कौन सा था हमारा, 3 था, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते कहाँ पे थे, 2F1 पर रखते थे ऑब्जेक्ट को, और इमेज बनता था 2F2 पर बनता था। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर होता था, इमेज हमारा इधर बनता था, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, क्या मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट होगा, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट होगा? नहीं होगा। ये चीज हमने आपको मिरर में भी बताया था। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी काट दो, बात खत्म। यानी कि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस है, ठीक है। चलिए ये बात आपको याद रखना था। इसमें हालांकि आप बहुत कुछ पहले से जानते भी थे क्योंकि यही चीज हमने सेम टू सेम मिरर में भी डिस्कस किया था, है ना। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा आप लोग कॉपी निकालेंगे, कॉपी निकालिए जल्दी अपना अपना फटाफट सब कोई। पावर ऑफ अ लेंस, ये हम यहाँ पे लिखवाएंगे, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट है जो कि हम यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं। निकालिए ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग भी ये वाला टॉपिक लिख के ये आप बना लीजिएगा, लेंस फॉर्मूला लिख के इसको आप लिख लीजिए, फॉर्मूला मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल लेंस हेडिंग देके ये आप लिख लीजिए, और पावर ऑफ अ लेंस लिख के ये अभी फिलहाल रखे रहिए। इसमें कुछ पॉइंट हम बोलेंगे वो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले सब कोई
और यही हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, शुरू करें। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जैसे जैसे बोलेंगे आप वैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला नंबर दीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, द डिग्री, DEGREE डिग्री, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जन का स्पेलिंग सुन लीजिए, CONVERGENCE। फिर से बोले, CONVERGENCE, कन्वर्जेंस। तो लिखा आपने द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, ऑफ लाइट रेज, ऑफ लाइट रेज achieved by a lens, achieved by a lens, achieved by a lens is expressed in terms of, is expressed, is expressed in terms of its power, its power, फुल स्टॉप। पहला पॉइंट कंप्लीट। अब क्या आपने लिखा है इसको पहले समझ लीजिए एक बार में। आपने लिखा द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि लेंस के अंदर, समझिए ध्यान से, आपने दो प्रकार का लेंस पढ़ा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। इन दोनों लेंस में हमारा लाइट रे कभी कभी कन्वर्ज भी किया, कभी कभी डाइवर्ज भी किया, यानी कि आपने दो प्रकार का लेंस पढ़ा, सबसे पहला कॉन्वेक्स और दूसरा फिर कॉन्केव। बताओ जरा सबसे पहले हमको इसमें कॉन्वेक्स वाले लेंस में हमेशा आपने क्या देखा? लाइट हमारा कन्वर्ज हो रहा था कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स वाले लेंस में आपने टोटल 6 केस पढ़े हैं, 1 से लेकर 6 तक। उसमें हमारा लाइट रे हमेशा कन्वर्ज हुआ, मतलब कि कहीं से भी लाइट रे आ रहा था F2 से होकर पास हो जा रहा था, यानी कि वो क्या हो जा रहा था? कन्वर्ज हो रहा था। ठीक है। और कॉन्केव वाले लेंस में आपने देखा कि कहीं से भी लाइट रे आ रहा था और वो टकरा के पूरा फैल जा रहा था, यानी कि डाइवर्ज हो जा रहा था। तो लेंस के अंदर हमारा लाइट रे कितना ज्यादा कन्वर्ज हुआ, कितना ज्यादा डाइवर्ज हुआ, इसको हम लोग पावर के फॉर्म में बताते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? यानी कि लेंस के अंदर जैसे ही हमारा लाइट रे एंटर किया, या तो वो कन्वर्ज किया होगा या तो वो डाइवर्ज किया होगा, या तो सारा लाइट रे आके एक जगह पे मिल गया होगा यानी कि कन्वर्ज हो गया होगा, या तो डाइवर्ज हो गया होगा। तो कितना ज्यादा लाइट रे हमारा लेंस के अंदर आपस में मिल गया, कन्वर्ज हो गया, या फिर एक दूसरे से दूर भाग गया, डाइवर्ज हो गया, तो उसको हम लोग किस टर्म में लिखते हैं? पावर के टर्म में लिखते हैं। यानी कि कितना पावर उसका कम हुआ, कितना ज्यादा पावर उसका बढ़ गया, इस तरीके से। ठीक है। और यही पावर आपको किस में देखने को मिलता है? चश्मे में भी देखने को मिलता है। तो जो पावर ऑफ लेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो केवल फिजिक्स में नहीं है, वो जो आप चश्मा पहनते हो ना उसमें भी है। समझ रहे बात को? तो उसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं। सब बताएंगे, अभी अभी तो शुरुआत हुआ है ना, इसमें बहुत कुछ, हालांकि अभी जो इसमें लिखा रहे हैं ना वो बहुत अधूरा है। इसका जब सवाल बताएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, आंख का रोशनी जो हमारा वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। सोचो, कभी सोचे हो कि आंख जो हमारा चश्मा लगता है उसका पावर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है? पहली बार सुन रहे हो ना? बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा सुन के कि यार पावर नेगेटिव कैसे हो सकता है, पॉजिटिव कैसे हो सकता है? होता है, बिल्कुल होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी अभी बहुत अधूरा है, अभी आगे बढ़ने दीजिए पहले। ठीक है, बहुत कुछ इसमें बताएंगे हम, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। चलिए तो अब दूसरा पढ़िए। दूसरा, हाँ दूसरा इसमें दूसरा लाइन लिखिए। दूसरा लाइन जो लिखवाने जा रहे हैं ना वो बेसिकली पावर का डेफिनेशन है, पावर का डेफिनेशन है, याद रखिएगा। दूसरा लाइन जो लिखने जा रहे हैं, दूसरा लाइन में लिखिए जो कि पावर का डेफिनेशन है। द पावर ऑफ अ लेंस, सब कोई लिखेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी लिखिए। द पावर ऑफ अ लेंस, द पावर ऑफ अ लेंस, थोड़ा फास्ट, इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड, इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। When the focal length, when the focal length, when the focal length
इज गिवन इन मीटर, इज गिवन इन मीटर, फुल स्टॉप। क्या लिखा आपने, एक बार दोबारा मिला लीजिए, क्योंकि इस वाले डेफिनेशन में गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पावर का डेफिनेशन है। आपने लिखा द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ व्हेन द फोकल लेंथ इज गिवन इन मीटर। ये आपने लाइन लिख लिया। अब उस लाइन के, यानी कि जो आपने यहाँ पे लाइन लिखा, ये वाला लाइन, इसके बिल्कुल बीचों बीच आप लिखिएगा P इज इक्वल टू 1/f, बिल्कुल इसके बीचों बीच P इज इक्वल टू 1/f हो गया। और यही हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला। इसी पे हमारा सारा का सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। इसमें अभी और 3-4 पॉइंट और लिखाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं है। अब इसके पहले मतलब को समझिए, आपने डेफिनेशन में क्या लिखा। देखिए डेफिनेशन में जो आपने लिखा है, एक बार उसको पढ़ेंगे और एक बार इस फॉर्मूले को आप देखेंगे क्या लिखा हुआ। देखिए द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि ये जो फोकल लेंथ है हमारा, ये फोकल लेंथ है। अच्छा, फोकल लेंथ मतलब सिंपली f, और ये भी किस फॉर्म में है, f/1 के फॉर्म में है। इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन जाएगा, 1/f बन जाएगा। तो आपने रेसिप्रोकल कर दिया किसका, फोकल लेंथ का। यानी कि जब हम लोग फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारा पावर का फॉर्मूला मिल जाता है, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल्स में पावर निकालने जाएंगे और यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू लिखेंगे, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, वो हमेशा हमारा फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, मीटर में। यदि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पावर निकालेंगे, ठीक है। हालांकि ये कैसे इस्तेमाल होता है तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में जब पढ़ेंगे ना तो और अच्छी तरीके से बताएंगे। लेकिन पावर का मतलब क्या समझा आपने, बस आपको करना क्या है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/f कर दो और पावर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो f लिखने जा रहे हो आप, फोकल लेंथ का वैल्यू, वो हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़िए। अब लिखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ पावर, द SI इस तरीके से देखिए, SI कैपिटल में दोनों, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज ए डायोप्टर। डायोप्टर का स्पेलिंग सुन लीजिए, DIOPTRE, दोबारा DIOPTRE, डायोप्टर पढ़ते हैं उसको, डायोप्टर। ओके चलिए आगे बढ़िए। फिर उसी में लिखेंगे, उसी वाले में फुल स्टॉप के बाद लिखिए उसी लाइन में, it is denoted by the letter कैपिटल D, यानी कि ये वाला D फॉर डॉग वाला, कैपिटल D, ये वाला देख लीजिए, कैपिटल D ये। अब हम यहाँ पे इसे घेर दिए तो आप भी इसको घेरेंगे नहीं, सिंपली हम बताने के लिए कर रहे थे, ठीक है। कैपिटल D हो गया। चलिए अब चौथा पॉइंट लिखिए इसका, यानी कि आप जो पावर निकालोगे ना, पावर का कुछ भी मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने पावर निकाला और आ गया वो हमारा 2, ठीक है। 2 के बाद केवल क्या लगा देना है, D लगा देना, बस 2 डायोप्टर, बात खत्म, ठीक है। यानी कि अच्छा, जैसे आप कहते हो ना बाजार में जाते हो, भैया 2 kg आलू दे दो, यानी कि आपने 2 बोला और लास्ट में आपने क्या बोल दिया, kg, तो kg क्या हो गया हमारा, एक यूनिट हो गया ना। उसी प्रकार से पावर का यूनिट क्या हो गया, डायोप्टर। तो आप जैसे मान लो पावर हमारा निकला 2, लास्ट में केवल D लगा दो, हो गया 2 डायोप्टर, ठीक है। हाँ 2D 3D 4D इस प्रकार से, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप 5वें नंबर में लिखिए, 5वें नंबर में लिखेंगे आप, सॉरी चौथे नंबर में लिखिए, 1 डायोप्टर ऑफ पावर, 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, हो गया। अब उसके जैसे आपने लिखा यहाँ पे 1 डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ लेंस, उसके बाद आप कुछ इस प्रकार से कर दीजिए, आपने लिखा यहाँ पे इस प्रकार लिखिए। अब इसी के बाद आप लिखेंगे, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस, 1 डायोप्टर is the power of a lens, 1 diopter is the power of a lens
whose focal length is 1 मीटर, फुल स्टॉप। यानी कि इस वाले पे डेफिनेशन में जो हमने लिखवाया है वो एग्जाम में कभी कभी पूछता है ना, बताइए एक डायोप्टर पावर ऑफ लेंस कब होगा। तो अब जरा फॉर्मूला को आप जरा ध्यान से देखिए, तो यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि एक डायोप्टर पावर ऑफ लेंस कब होगा, जब हमारे पास क्या हो, फोकल लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो। तो हमारे पास जो पावर आएगा वो कितना आएगा, 1 डायोप्टर आएगा। तो 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस कब होगा, तब होगा जब इसका फोकल लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो। तो वही हमने लिखा, तो यहाँ पे आपने फुल स्टॉप दिया लास्ट में। उसके बाद आप फुल स्टॉप के बाद, यानी कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा, अभी फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1, क्या लिखा हुआ था इसमें, हाँ 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर और ऊपर में -1 देंगे। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी कि एक डायोप्टर को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 1 मीटर ऊपर में -1 देंगे। अच्छा इसका मतलब क्या है जरा बताइए। तो 1 डायोप्टर तो समझ में आ रहा है कि 1 हो गया हमारा पावर और ये डी हो गया हमारा पावर का यूनिट, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जरा इसको आप यहाँ पे रख के देखिए। तो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 तो रहेगा ही हमारा, और ये डिवाइड में हमारा एफ है ना, तो आप इसको इस प्रकार से साइन देंगे, और ये हमारा क्या है, एफ किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। यानी कि आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने का मन नहीं है तो आप इसको इस प्रकार से लिख दो, कोई दिक्कत, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा। तो बेसिकली हम लोग 1 डायोप्टर को 1D भी लिख सकते हैं, 1 पर एम भी लिख सकते हैं, या फिर 1m-1 का पावर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वो कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो ये, हाँ ये चीज आपको करना था, आगे बढ़िए। चौथा हो गया। अब 5वां नंबर नहीं है, लेकिन यहां पे आप लिखेंगे अब केस 1 लिखिए, क्योंकि इसमें भी हमारा 2 केस बनता है पावर के अंदर, एक कॉन्वेक्स लेंस का और एक कॉनकेव लेंस का, और इसी से न्यूमेरिकल्स हमारा आता है, ठीक है। तो केस 1 आप ऐसे करेंगे, अंडरलाइन उसको करेंगे। इसमें आप केस 1 के बगल में यहाँ पे ही लिखेंगे, यहाँ पे केस 1 इस प्रकार से करेंगे, और यहीं पे आप बगल में लिखेंगे इन कॉन्वेक्स लेंस केस 1, और इसी के बगल में लिखेंगे इन कॉन्वेक्स लेंस, इतना कर देंगे। इसके बाद आप ये वाला साइन दे दो इस प्रकार का, ये वाला। अब इसके नीचे लिखिए, यानी कि ये आपने लिखा, उसके नीचे लिखिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव लिखा, यानी कि इसके यहाँ पे भी क्या लिखा आपने, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। उसके बाद आप लिखिए हैंस P इज इक्वल्स टू 1/f, और ये जो हमारा f है कैसा होगा, इस बार पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा अब जरा एक बात बताइए हमको, यहाँ पे जब हमारा P इज इक्वल्स टू 1/f है और हमारा f भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर भी हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिखेंगे पॉजिटिव, कोई दिक्कत। उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे आप एक लाइन, हियर कॉमा द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमा, उसी के लाइन में लिखिए द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए केस 1 में ये बताया जा रहा है, जब भी बात हो कॉन्वेक्स लेंस का, उस केस में हमारा फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आप खुद याद करो, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स लेंस का, उसमें आपने 1 से लेकर 6 तक केस में फोकल लेंथ हमेशा कैसा देखा आपने, पॉजिटिव देखा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी बात होगा कॉन्वेक्स लेंस का, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब जब फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस ये बात है पावर भी हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट हमारा हो जाएगा केस नंबर 2। तो अब इसके नीचे आप लिखिए केस 2 लिखेंगे, और केस 2 यहाँ जो हम डॉट दे रहे हैं इसके बगल में लिखेंगे इन कॉनकेव लेंस,
यानी कि जो सिस्टम आपने इसमें अपनाया वही सिस्टम आपको यहाँ पे भी अपनाना है, स्ट्रक्चर सेम लिखना है एक तरीके से। केस 2 यहाँ पे लिखिए इन कॉनकेव लेंस और फिर ये वाला साइन दे दीजिए, हो गया। उसके नीचे लिखिए फिर फोकल लेंथ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। और फिर उसके नीचे आप लिखेंगे हैंड्स, हैंड्स यहां पे आपने क्या लिखा, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, हैंड्स P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन इस बार f कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर भी कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो दिक्कत है ना समझने में, चलिए आगे बढ़िए। फिर इसके बाद फिर एक लाइन नीचे लिखेंगे हियर कॉमा, हियर कॉमा द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। बस यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। मतलब कि कॉनकेव लेंस का जब भी बात होगा उसमें हमेशा हमारा फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब जब फोकल लेंथ ही हमारा नेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। चलिए ये अभी आपने 50% इसमें समझा है, लेकिन इसका जो 50% बच रहा है वो हमारा न्यूमेरिकल्स में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समझ में आ पाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब चलिए अब मेरे बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ तक हम लोगों ने अपने चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो थ्योरी वाला पार्ट था, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो आप क्लास में ही समझते चले हैं, ठीक है। अब जब आप हालांकि हाँ एक बार पहले इसका ऑनलाइन में बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, वो समझिए ध्यान से। इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, वो मात्र आपने 50% पढ़ा, बस 50% इसका हमारा बचा हुआ है क्या, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में बेसिकली आपने दो चीज देखा होगा, पहला थ्योरी वाला पार्ट देखा आपने, दूसरा इसका बचता है न्यूमेरिकल्स वाला। थ्योरी वाला पार्ट हमने कंप्लीटली खत्म कर दिया, अब बच रहा है हमारा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। तो कल से हम लोग, हालांकि आज से ही हमको बताना था न्यूमेरिकल्स, लेकिन हम आज जानबूझ के न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं बता रहे मालूम है, क्योंकि हम एक दिन का टाइम आपको दे रहे हैं 24 घंटे का, ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले बच्चे, आप सभी के पास 24 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। 24 घंटे में आपको क्या क्या करके आना है वो आप समझिए। सारा थ्योरी वाला पार्ट नहीं आपको रटना है, केवल क्या क्या आपको याद करके आना है, क्या क्या समझ के आना है, केवल वो सुन लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या समझना है, कॉनकेव मिरर के अंदर, समझिए ध्यान से, पहले कॉनकेव मिरर के अंदर हमने आपको टोटल 6 केस बताए थे। उस 6 केस का UVFR, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज, और 6 का डायग्राम, यानी कि इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से, पहला बात आप उसको करके आएंगे। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा 2 ही केस था, उसका भी UVFR नेगेटिव है पॉजिटिव, वो पता करके आना है आपको। पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज, इसके साथ ही साथ उसका डायग्राम भी। तो ये 2 काम हो गया हमारा। तीसरा काम आपका हम इसमें ये दे रहे हैं, तीसरा काम है इसमें हमारा, हाँ तीसरा काम इसमें हमारा है लेंस के अंदर आपने पढ़ा सबसे पहला कॉन्वेक्स लेंस, उसमें आपने टोटल 6 केस पढ़ा, 6 केस का UVF और R नेगेटिव या पॉजिटिव ये आपको पता करना है। दूसरा बात, उसके अंदर पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज ये भी पता करना है आपको। पता करना का मतलब क्या है, आपको रिवाइज करके आना है, सब चीज़ तो हम बता ही दिए हैं, बस आपको रिवाइज करके आना है। तीसरा चीज़ के अंदर आपको करना है उसका फ्लो डायग्राम, यानी कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रहता था, तो इमेज कहाँ पे बनता था। क्योंकि जब तक ये आपके माइंड में रन नहीं करेगा तब तक न्यूमेरिकल्स बन ही नहीं सकता, और इसका एकमात्र उपाय है उसका दोबारा रिवीजन। आप एक बार रिवीजन करके आइए, सवाल बनाएंगे, तुरंत आप कनेक्ट कर जाओगे इसको। अब कोई डाउट होगा तो क्लास में पूछ लीजिएगा आप फटाक से, कोई दिक्कत इसमें। और ऑनलाइन वाले बच्चे आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हमने लेंस में कॉनकेव लेंस भी पढ़ाया आपने। कॉनकेव लेंस में आपने 2 डायग्राम पढ़ा बस, तो उसका भी UVFR सब आपको पता करना है, पोजीशन, साइज, नेचर ये सब भी पता करना है, उसका डायग्राम भी पता करना है। और लास्ट में लेंस फॉर्मूला क्या है। अब कल हमको ये ना बताना पड़े कि लेंस फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर का मैग्निफिकेशन क्या है, लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है, क्योंकि ये छोटा मोटा चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए।
कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद फिर पावर ऑफ लेंस जो हमने आज बताया, इसका फॉर्मूला बेसिकली P = 1/f होता है, लेकिन f हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। पहला आपने ये सीख लिया। दूसरा आपने ये सीखा कि जब भी बात होगा पावर के अंदर कॉन्वेक्स लेंस का, उसमें हमेशा हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और जब भी पावर के अंदर हमारा बात होगा कॉनकेव लेंस का, उसमें हमारा हमेशा फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको बेसिकली पूरा का पूरा रिवाइज करके कल यानी कि अगले वाले क्लास में आपको आना है, तभी हम एक्यूरेट अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स बता पाएंगे और आप उसको समझ भी पाएंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि यदि ये हमारा फिजिक्स का पहला ही चैप्टर बेकार चला गया तो आने वाला चैप्टर भी आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप क्लास 10th के अंदर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स हमारा बिल्कुल एकदम आसान तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स बच्चों को समझ में आ जाता है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा न्यूमेरिकल्स ही है। और सीबीएसई का इतिहास रहा है, आज तक का पेपर देख लो, एक क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर या फिर 4 नंबर के अंदर न्यूमेरिकल्स वाला एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, आया ही आया है। और एक डायग्राम कोई भी दे सकता है, मिरर का भी दे सकता है, लेंस का भी दे सकता है, ये एकदम कन्फर्म है। सोचो 5 नंबर के लिए हम लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो आप याद करके आएंगे, इसको समझ के आएंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ के आना है। कोई डाउट रहे क्लास में आके पहले एक बार पूछ लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप याद करके आइएगा, नहीं तो फिर यदि पहला चैप्टर ही हमारा बेकार चला गया फिजिक्स का, तो आने वाला जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, सब हमारा बेकार जाएगा फिर। इसीलिए आप जरूरी ये है आपके लिए कि इसको आप रिवाइज करके आएंगे। अच्छा, जब आप इसको रिवाइज करेंगे ना तो कुछ हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे ही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। हालांकि वो सब आपके नोट्स में है, आपने क्लास में भी उसको नोट किया है, लेकिन दोबारा हम एक बार यहाँ पे बता देना चाहते हैं, उसी फॉर्मूला के ऊपर हमारा सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, ठीक है। एक बार हम इसको दोबारा बता देते हैं, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर, ताकि फॉर्मूला आपको बार बार कॉपी ढूंढना ना पड़े और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम वही बताने जा रहे हैं। शायद कुछ फॉर्मूला आप लोग भूल भी गए होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन हमको सारा फॉर्मूला याद है। देखिए जरा ध्यान से, चलिए समझेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है, फॉर्मूले, यानी कि बहुत सारा फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। याद करो, सबसे पहले वाले क्लास में हमने लिखा था रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार का था, R = 2F। अच्छा, इससे हमारा एक और फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है F का, F = R/2। तो ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इससे भी हमारा न्यूमेरिकल्स आता है। ये पहला हमारा हो गया। दूसरा आपने पढ़ा था इसके अंदर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, है ना। मिरर फॉर्मूला था हमारा 1/v + 1/u = 1/f। ये आपने पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके अंदर आपने पढ़ा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, किसके अंदर, मिरर के अंदर। मिरर के अंदर हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, h'/h = -v/u, ये हमारा था। मैग्निफिकेशन के बाद आपने पढ़ा था चौथे नंबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और याद कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने उसका दो फॉर्मूला हमने लिया था। इसका सबसे पहला फॉर्मूला n21 = क्या था पहला, याद कहे किसी को, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और इसको अभी आप लोग कॉपी करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको बहुत फायदा देगा, v1/v2, यानी कि ये v और v नीचे जो है वो दोनों हमारा स्मॉल v है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझिए पहले ध्यान से, जब हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे थे तो इसका एक उल्टा वाला भी बताए थे ना। ये था हमारा n21, इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको पढ़ते इस तरीके से। इसका जो उल्टा वाला है n12, इस प्रकार वाला
इसको कैसे पढ़ते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका फॉर्मूला हम लिखने नहीं जा रहे हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि उससे न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, एक ही आता है बस इससे। हालांकि वो भी चीज क्या है, इसी का उल्टा है ना, बस इसी का उल्टा है, तो उससे न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। तो आप केवल इसको याद कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर काम चल जाएगा आपका। उसके बाद फिर 5वें नंबर में याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते थे? सिंपली N2 या फिर NM। याद आ गया किसी को? जल्दी बोलो। N2 या फिर NM, ठीक है। इसका क्या लिखते थे हम लोग? याद है किसी को? सब भूल गए हो। यही होता है रिवीजन ना करने का नतीजा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कहाँ? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्क ही तो केवल ये था कि मीडियम हमेशा 1 हमारा कैसा होगा? वैक्यूम या फिर एयर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी कि मीडियम 2 जो होगा हमारा वो सवाल में दिया हुआ रहेगा। अच्छा, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे? याद करो, स्मॉल सी बाई स्मॉल भी। याद आ गया? ये सब का सब चीज आपने नोट किया है, आपके नोट्स में भी ये सब चीज है। चलिए उसके बाद 6वें नंबर में आइए। इसके बाद हम लोग पढ़े थे लेंस फॉर्मूला। इसके बाद पूरा फॉर्मूला केवल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। लेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला हो गया। और लेंस के अंदर आपने इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा? m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h इज इक्वल्स टू v बाई u। ये हो गया लेंस का मैग्निफिकेशन, ठीक है, 7वें नंबर में। और 8वें नंबर में अभी तुरंत आपने पढ़ा पावर, p इज इक्वल्स टू 1/f। लेकिन ये f हमारा किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। बस यही हमारा 8 फॉर्मूला हो गया। यही 8 के 8 फॉर्मूले के ऊपर हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। अब जरा मेरे बातों को थोड़ा सा आप 1 मिनट ध्यान से और सुन लीजिए। हमारे सामने यहाँ पे टोटल फॉर्मूला कितना हो गया? 8 फॉर्मूला हो गया। लगभग, समझे ध्यान से, लगभग हम हर एक फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन। यानी कि यदि सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जो हम बताएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हम बताएंगे वो बताएंगे आपको, समझे ध्यान से। पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम कहाँ से बताने वाले हैं उसको रेड से टिक कर दे रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम बताएंगे मिरर फॉर्मूला के अंदर, पहला। दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे मिरर के अंदर मैग्निफिकेशन का। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। उसके बाद फिर लेंस के अंदर भी हम फॉर्मूला बताने वाले हैं। और फिर लेंस के अंदर जो इसका मैग्निफिकेशन है इसमें भी फॉर्मूला हमारा, यानी कि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होगा। मतलब ये हो गया कि जिसको जिसको हम अभी यहाँ पे रेड से टिक किए हैं उन सभी में कम से कम तो 3-4 सवाल जरूर रहेगा। यानी कि टोटल यदि हमारे पास 8 फॉर्मूला है तो टोटल मिला के कम से कम हम आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में हम खुद बताएंगे। यानी कि 15-20 क्वेश्चन लगभग हम खुद बताएंगे, तभी जाकर ये हमारा 8 का 8 फॉर्मूला कंप्लीट हो पाएगा। और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का क्वेश्चन बता दिए बात खत्म, नहीं, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग 1-2 सवाल सॉल्व करेंगे, फिर इसके अंदर 2-3, फिर इसके अंदर 2-3, फिर इसके अंदर 2-3, 2-3 इसके अंदर, फिर इसके अंदर 2-3 बताएंगे, फिर 2-3 इसके अंदर भी पढ़ लेंगे, 2-3 इसके अंदर भी पढ़ लेंगे। यानी कि लगभग 15-20 सवाल तो हम खुद आपको बताएंगे। उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा बनाने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि इसी को आपको कल समझ के याद करके आना है, इसी के ऊपर हमारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो मेरे हिसाब से जो चैप्टर था वो कंप्लीट समझा जाए, थ्योरी वाला पार्ट। अब न्यूमेरिकल्स हमारा इसका बच रहा है, तो कल हम लोग मिलेंगे और पूरा का पूरा रिवीजन करके आपको आना है, ठीक है। और हाँ, यहाँ तक तो हमारा हो गया। और जो पीडीएफ वाला नोट्स का जो हम बात किए थे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए खास करके, पीडीएफ वाला नोट्स वो आपको कल मिल जाएगा। यानी कि वीडियो के फॉर्मेट में जो पीडीएफ वाला नोट है वो अपलोड करके बना के अपलोड किया दिया जाएगा।
तो उस नोट्स में भी आप ये पाएंगे कि जो कुछ हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है वही सेम टू सेम आपके नोट्स में भी है। तो नोट्स भी आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको यदि आप चाहें तो कॉपी पे वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा पूरा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल। और कल हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग भी पूरी तरीके से रिविजन करके आएंगे। ठीक है, तभी हम लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा और फिर मजा भी आएगा बनाने में। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस। हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में आपसे कहा था कि इस चैप्टर का जो नोट्स है कम्प्लीटली, जो इस चैप्टर का खास करके जो पीडीएफ के रूप में जो नोट्स है वो तो हालांकि ऑफलाइन वाले बच्चों, जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में हैं उनको तो प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन जो आप लोग ऑनलाइन में हैं, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको भी नोट्स मिलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी अपना ऑफिशियल वेबसाइट पॉसिबल नहीं है, इसलिए वेबसाइट के थ्रू तो नोट्स आप लोगों को अभी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। इसीलिए पीडीएफ का जो है बेसिकली पीडीएफ को बेसिकली वीडियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके लिए वीडियो बना दे रहे हैं, और इस चैप्टर का जो नोट्स है खास करके वो आप वीडियो के फॉर्मेट में ही देख पाएंगे। तो बेसिकली आप लोगों ने जो कुछ भी बोर्ड पे पढ़ा, यानी कि जो भी कुछ भी आपने क्लास में पढ़ा समझा, वो सेम टू सेम चीज़ें आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किया जाएगा। और नोट्स में भी आप गौर करेंगे कि वही सब कुछ है, बस नोट्स में एक चीज़ आपको नहीं मिलेगा, वो है डायग्राम। जो डायग्राम हम लोगों ने अपने बोर्ड पे बनाया था वो डायग्राम आपको कहीं ना कहीं नोट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि नोट्स में डायग्राम को बनाना थोड़ा सा मुश्किल वाला टास्क है, इसीलिए वो अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको बोर्ड पर ही समझना पड़ेगा, और बोर्ड से हमने कहा भी था आपको कि आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, तो वहाँ से यदि आपने कॉपी किया है डायग्राम को तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक बात है थ्योरी वाला, तो वो आप यहाँ पे नोट से कवर कर लीजिए। तो वीडियो को आप क्या करेंगे, पॉज कर करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके, पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेके इसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से नोट्स ये बनाया गया है और पूरी तरीके से आपके एनसीईआरटी का ही नोट्स है। तो आई होप आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और जो भी इस नोट्स का ज़रूरत किसी को पड़ेगा तो आप उसको भी नोट्स उसका प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करते हुए इसको लिखते जाएंगे, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप रखेंगे और बाद में आप लिख लेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते चलते हैं। और ये लास्ट यहाँ पे हमारा डे एंड हो गया, यानी कि यहाँ तक हमारा टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की यदि हम लोग बात करें तो वो टोटल 15 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, टोटल नंबर ऑफ़ पेजेज इसमें
15 है। देखिए नोट्स थोड़ा सा लंबा है, ये हम भी मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं नोट्स लंबा है तो डिटेल नोट्स भी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और सारा का सारा कुछ आपके एनसीईआरटी का जो है वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ऑब्वियस ही बात है नोट थोड़ा लंबा है, लेकिन सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। और जहाँ तक बात है, यदि आपने क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड किया होगा तो इसमें से 90% चीज़ें आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली आप लोगों का डिमांड रहता है कि सर थोड़ा सा इसका रिटन नोट्स भी मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो रिटन नोट्स के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए खास करके बनाया। तो आप इसको यदि हो सके तो कॉपी में लिख लीजिएगा ज़रूर। और अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, यानी कि कल हम लोग जब अपने क्लास में मिलेंगे, तो हम लोग सभी मिलके, आप लोग भी और जो ऑफलाइन में जो बच्चे हैं वो भी, सभी लोग मिलके हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल, आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज करके आइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।